अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके साथ ये प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है? ऐसी फोर्स जिसका जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान फोर्स की वजह से वर्क करते हैं, अगर आप डिफरेंट पाथ जो है ना वो अटेन करते हैं तो वर्क की अमाउंट चेंज नहीं होगी, तो वो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। या फिर क्लोज पाथ का वर्क जो है ना वो जीरो आएगा। ये दो डेफिनेशन उसकी एंड पे देखेंगे वो। तो फिलहाल ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है देखें। ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं स्पेस रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एग्जर्ट इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी जैसे फर्ज करें ये हमारी अर्थ है और ये उसका फील्ड है, जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ये फील्ड क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अगर उसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन पे हुई तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी अब बॉडी अगर इसके अंदर मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती रहनी है, उसकी वजह से हमने वर्क लेना है। अब तो अगर तो बॉडी देखें इस तरह से मूव कर रही है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ या यानी कि सरफेस की तरफ आ रही है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करती है? दो मासी जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के सेंटर की तरफ। अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर वो मूव भी इसी तरफ कर रहा है, डेफिनेटली वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर इस तरह से मूव कर रहा है, हम देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो सेंटर की तरफ है, लेकिन मूवमेंट इस तरफ है 90 डिग्री है, कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है जी। तो और अगर इस तरह से मूव कर रहा है कि अपवर्ड जा रहा है ऐसे, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, फिर 180 एंगल आ जाएगा। अब वर्क जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, cos 180 -1 देता है। तो ये बातें याद रखनी है। अब आगे चल के हम इसको अप्लाई करते हैं। एक दो पॉइंट्स लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और उस पॉइंट के दरमियान जो है ना तीन पाथ ड्रा करेंगे। हर पाथ पे हम वर्क लेंगे और उसको इक्वल जो है ना वो करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो देखें, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब ए से बी तक जाना है। एक पाथ ये वाला है, इसका नाम रख देते हैं ए डी और बी। एक पाथ ये वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका नाम सी रख देते हैं, ए सी और बी। तीसरा पाथ हम यूँ रख देते हैं, वो यूँ समझ लें ये वाला है। ठीक है जी, ये तीसरा पाथ आ गया। ये वाला पाथ और एक ये वाला, तीन पाथ बन गए जी। इसे हम पाथ 1 कह देते हैं। ये वाला पाथ 2 हो जाता है और ये वाला पाथ 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब तीनों पाथ के अलॉन्ग जो है ना हमने वर्क कैलकुलेट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो देखें, जो पहला पाथ है वो ए डी और बी। तो पहला जो वर्क आएगा वो किसके अलॉन्ग आएगा? ए डी और बी। तो वर्क डन अलॉन्ग ए डी और बी। ठीक है जी। तो हम इसे लिखेंगे वर्क ए डी बी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके फिर सॉल्व करेंगे, ए डी और बी। अब देखें, पहले ए से डी तक फिर डी से बी तक ले लेते हैं। ए से डी फिर प्लस डी से बी। अब ए से डी जो है वो कैसे लेंगे? देखें, ए से डी जब मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगी? हमेशा आपको पता डाउनवर्ड होती है। तो कितना एंगल बना? 90 डिग्री। तो कोई वर्क नहीं होगा। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एम जी होगी उसका वेट, और जो साथ में वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो ए से डी ले रहा है। इधर आ जाए, अपवर्ड जा रहा है, वेट होगा एम जी और साथ में डिस्प्लेसमेंट आएगा डी से बी तक। डॉट ख़त्म करें, एंगल लगेगा एम जी और साथ में ए डी और साथ cos 90 आ गया। इधर जो है एम जी ख़त्म करें और साथ में बी से डी, इसकी हाइट जो है ना हमें एच कह देते हैं और साथ एच आ जाएगा और cos 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डाउनवर्ड 180 एंगल आएगा। cos 90 ज़ीरो और ये -1 आ जाएगा, तो -mgh। तो आंसर आ गया -mgh।
ये पहले पाथ का वर्क आ गया। अब पाथ 2 पे चलते हैं। तो वर्क डन अलोंग ए, सी और बी। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, सेम एज इट ए, सी और बी, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ए से सी और फिर सी से बी। तो ए से सी और फिर सी से बी। अब ए से सी जो है देखें वही दोबारा वेट आ जाएगा साथ में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए से सी, और इधर जो है वो एम जी और डॉट साथ में सी से बी। जब आप ए से सी जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो एंगल जो आएगा वो 180 आएगा। ए सी जो बिल्कुल एज इट हाइट है जो डी से बी तक थी, और साथ में कॉस 180 आ जाएगा। जबकि यहाँ जो है सी से बी जब मूव करेंगे, आप हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, सारा आंसर जीरो हो जाएगा। कॉस 180 -1 देगा, तो माइनस एम जी एच प्लस जीरो, इसका भी आंसर क्या आया, माइनस एम जी एच आ गया। ठीक है जी, तो ये सेकंड पार्ट का जो है ना वो वर्क हो गया। अब देखें दोनों पार्ट का जो वर्क है वो क्या आया, माइनस एम जी एच। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि इरेगुलर शेप का है। देखिए हम तीसरा जो पार्ट है वो ए से बी डायरेक्ट है, तो हम इसको दो हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड करेंगे। कैसे, ये देखें इसको स्टेप बना देंगे, वर्टिकली फिर आगे हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली फिर हॉरिजॉन्टली, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह से होगा हिसाब इसका। ठीक है जी, और एट दी एंड क्या हो जाएगा वो डेस्टिनेशन तक। अब इसमें देखें वर्टिकल है और फिर आप हॉरिजॉन्टल है, और दो तरह से मूव करते हैं, वर्टिकल मूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं तो तब वर्क नहीं होता, जैसे यहाँ था ए से डी या सी से बी था। लेकिन जब आप वर्टिकली मूव करते हैं तो आप वर्क करते हैं लेकिन नेगेटिव वर्क होता है। तो वाई के अलॉन्ग मूव करते हुए वर्क होगा, एक्स के अलॉन्ग मूव करते हुए वर्क नहीं होगा। तो ये स्टेप जो है ना, पहला स्टेप जो वाई का होगा उसकी हाइट डेल्टा वाई वन, अगले की डेल्टा वाई टू, इस तरह अप टू सोन लास्ट वाले की जो होगी वो डेल्टा वाई एन तक होगी। तो जो वर्क लेंगे हम ए से बी तक वो दो हिस्सों में जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट का और एक वर्टिकल पार्ट का। अब हॉरिजॉन्टल पार्ट का तो वर्क जो है ना वो ज़ीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्ट के अलॉन्ग जो है ना वो वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी रहेगी बात वर्टिकल कंपोनेंट की। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम कैलकुलेट करते हैं एम जी और साथ में डॉट डेल्टा वाई वन, फिर आगे एम जी फिर डॉट डेल्टा वाई टू, अप टू सोन एम जी और साथ डॉट डेल्टा वाई एन तक। डॉट ख़त्म करें कॉस आ जाएगा। अब कॉस जो आएगा वो क्या आएगा जी, 180, क्योंकि आप जब आप बढ़ रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, 180 आ जाएगा। कॉस 180 लगा दें, एम जी डेल्टा वाई टू और कॉस 180, फिर इसी तरह अप टू सोन एम जी और साथ में डेल्टा वाई एन और साथ में कॉस 180। कॉस 180 जो है ना वो -1 देगा, -1 सबके साथ कॉमन आ जाएगा, साथ एम जी भी कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एम जी बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस अप टू सोन डेल्टा वाई एन तक। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो एच ही है, इसकी जगह आप एच लिख दें। तो देखें ये वर्टिकल का वर्क आ गया। अब टोटल वर्क लें ए से बी तक, तो वो ज़ीरो और साथ में माइनस एम जी एच आता है, तो आंसर टोटल कितना आ जाएगा, माइनस एम जी एच ही आएगा। पहले दो पाथ का वर्क भी क्या आया, माइनस एम जी एच, और इसका भी क्या आया, माइनस एम जी एच। तो तीनों पाथ पे जो वर्क है वो क्या आया है, सेम आया है। इससे क्या पता चलता है कि जो वर्क है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डेफिनेटली जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है, यानी जितनी फील्ड फोर्स होंगी वो कंजर्वेटिव होंगी। अब इसमें जो नॉन कंजर्वेटिव है वो जो है ना क्या होगा, जिसमें क्लोज पाथ का वर्क ज़ीरो नहीं आएगा या फिर वो पाथ डिपेंडेंट होगा। अब क्लोज पाथ का वर्क जो है ना हमने ज़ीरो करके दिखाना है वो देखते हैं, उसके बाद फिर इसको डिफाइन भी करते हैं, जो कंजर्वेटिव फील्ड की और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। जी अब क्लोज पाथ देखें, क्लोज पाथ हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से वापस ए। तो हमने उसको देखें क्लोज पाथ लिख दिया ए डी बी सी और ए, फिर पहले ए से डी तक का वर्क, फिर बी से डी तक का वर्क, फिर बी से सी तक का वर्क, फिर सी से ए तक का वर्क होगा। ए से डी देखें ये ज़ीरो है क्योंकि 90 डिग्री है,
फिर बी से डी माइनस एम जी एच आता है क्योंकि 180 डिग्री के साथ है। बी से सी जो है फिर 90 डिग्री है, तो फिर कितना आता है जी, 0 आता है। उसके बाद फिर सी से ए 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप डाउनवर्ड आएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या लगेगी, डाउनवर्ड लगेगी, 0 डिग्री आ जाएगा, cos 0 1 दे देगा, तो बाकी एम जी एच आ जाएगा। तो माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच वो फिर दोबारा कैंसिल आया, एट दी एंड आंसर क्या आ गया, 0। क्लोज पाथ लिया तो वर्क क्या आया, 0 आया। तो ये उसकी सेकंड डेफिनेशन बनती है। दोनों डेफिनेशन लिख दी हैं। द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ये पहले वाली बात, तीनों पाथ का वर्क सेम आया, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ बी 0, दो क्लोज पाथ का वर्क क्या होगा उस फील्ड के अंदर, 0 होगा, जो इसे नाम देते हैं हम कंजर्वेटिव फील्ड का। तो इसकी एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनकी जो फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, जिसमें वर्क डन पाथ डिपेंडेंट हो, जैसा कि फ्रिक्शनल फोर्स है। अब एक पाथ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, डेफिनेटली वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी, वर्क ज़्यादा हो जाएगा। फिर उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान एक और पाथ ऐसा जिसकी फ्रिक्शन जो है ना वो बहुत कम है, तो उसकी सरफेस स्मूथ है, तो डेफिनेटली क्या होगा वहाँ पर जो वर्क है वो कम होगा। इस तरह एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है जी, ये आपने याद भी रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, दो स्टेटमेंट पूछी जाती हैं, समटाइम दोनों पूछ ली जाती हैं और एग्जांपल पूछी जाती हैं, तो ये याद रखना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम पावर और उसकी शॉर्ट क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर।